Hello everyone. So today we are going to start P block elements chapter of class 12th chemistry. ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरुआत डायरेक्ट अपने वो वो साइज वगैरह से ना कर कर एलिमेंट्स के यहाँ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कुछ, जिसमें सबसे पहला हमारे पास है डाइबोरेन यानी B2H6। तो ये डाइमर होता है BH3 का। ठीक है, खुद एक मोनोमर है B2H6, तो ये क्या है, डाइमर होगा BH3 का। तो कैसे, BH3 प्लस BH3 क्या बनाता है हमारे पास B2H6। इसको हम एज अ रॉकेट फ्यूल भी यूज करते हैं। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है ड्यू टू इट्स नॉन प्लेनर सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख सकते हो। ये बोरोन है बीच में, यहाँ पे एक हमारे पास sp3, ये जितने भी इसके साइड में चारों के चार हैं हमारे पास, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब क्या चाहिए, हमें दो B2 हमारे पास हो गए, चार हमने क्या ले लिए यहाँ पे हाइड्रोजन। अभी भी हमारे पास कितने, दो और होने चाहिए। तो यहाँ पे हम इनके जो दो के कॉर्नर पे लगा देते हैं क्या, एक एक हाइड्रोजन। ठीक है, और जो यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है इसको हम क्या कहते हैं, ब्रिज बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो सिंपली BHB वाला होगा इसे हम ब्रिज बॉन्ड कहेंगे। जो यहाँ पे था हमारे पास BHB यानी बोरोन हाइड्रोजन बोरोन वाला बॉन्ड, और जो ये नीचे वाला है सिमिलरली ये भी वही चीज है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, दो कार्बन दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, इसको हम ये कह सकते हैं। और हमारे पास जो टर्मिनल बॉन्ड की जो नंबर होती है BH बॉन्ड्स की वो 4 होती है इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो ये BHB बॉन्ड ब्रिज बॉन्ड है, इसको हम बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। देखो ये बनाना जैसे शेप को अटेन कर रहा है यहाँ पे, इसलिए। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड होता है, यानी इसको हम भूखा बॉन्ड भी कह सकते हैं। भूखा बॉन्ड जिसको क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, उसको वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अट्रैक्ट करेगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस बॉन्ड B2H6 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसी वजह से जो B2H6 है वो भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, जो अब यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर समझो, बोरोन हाइड्रोजन। ठीक है, हम मैंने एक साइड का लिया, सिमिलरली दूसरे साइड पे भी ये सारी चीजें अप्लाई होती हैं। ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है। ठीक है, ये वाला जो होगा H और B, ये इसको मैं A से डिनोट करूँ। यहाँ पे A का मतलब है टर्मिनल BH बॉन्ड। ये जो B है ये मेरा क्या है, ब्रिजिंग BH बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अल्फा क्या है, टर्मिनल HBH एंगल, और बीटा ब्रिजिंग HBH एंगल। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब आपको ये पता है कि अगर मैं इनके बीच में इनका बॉन्ड ऑर्डर पूछूं तो आप क्या कहोगे, एक, इसका 2, इसका 3, और इसका क्या होगा 0.5 यानी हाफ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे देखो ये क्या है, बीटा जो है ग्रेटर देन अल्फा ग्रेटर देन बीटा है एंगल के केस में। यहाँ ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा, यानी यहाँ पे जो बी की ब्रिजिंग वाले में आप देखोगे बीटा का, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कम है। कितना है, 0.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम यानी इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, क्योंकि इनके बीच में फिर क्या होगी, रिपल्जन होगी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी जो है ग्रेटर देन क्या होता है, ए से। नेक्स्ट अगर एंगल के केस में बात करें तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, एस एंगल की दुकान है। एस एंगल, एस और पी क्या चीज है, अब आप जानते हो एस और पी वाले जो है क्राइटेरिया को आप शायद पीछे पढ़ के भी आए हो। जैसे हमारी एसपी हाइब्रिडाइजेशन होती है, सबसे कम होती है sp2 से ज्यादा, sp3 सबसे ज्यादा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे 25% एस और 75% पी, मतलब इनका कंटेंट, इनका रेशियो ऐसा रहता है यहाँ पे। और जिसका अब यहाँ पे इसका पी की रेशियो ज्यादा, तो यानी जितना पी का ज्यादा पी की रेशियो, उसका साइज उतना बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ज्यादा तो यानी एस कम। अब एस कम यानी साइज कम, ठीक है, उसके एंगल का। लेकिन यहाँ पे पी की जो कंटेंट है वो कम है, यानी एस का कंटेंट क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ पे जो है एंगल क्या होगा, अल्फा क्या होगा, ग्रेटर देन बीटा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो ये इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हाँ, एक और बात, यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो तो लेविस एसिड की तरह ये बिहेव करता है। नेक्स्ट बात करेंगे Al2Cl6 की। तो ये डाइमर होता है AlCl3 का, ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम इसको हाइपोवैलेंट भी कहते हैं। Al2Cl6 क्या होता है, नंबर नो इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके अब AlCl3 तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन ये Al2Cl6 जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता एज इट एग्जिस्ट इन, क्योंकि ये वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जिसको हम यहाँ पे हेलोजन ब्रिज डाइमर भी कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, दो ब्रिज बॉन्ड होते हैं।
ठीक है इसमें, और 4 टर्मिनल बॉन्ड होते हैं। मतलब ये चीजें यहाँ मतलब याद रखने की होती है कि भाई कौन से स्ट्रक्चर में कितने ब्रिज बॉन्ड और कितने टर्मिनल, अगर आप जो है समझ जाओ तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं। खैर ठीक है, तो 2 ब्रिज बॉन्ड यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, 3 कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 4 टर्मिनल बॉन्ड होते हैं, 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, यहाँ पे भी सिमिलरली वही चीजें जैसे हमने B2H6 में हम पढ़ के आए हैं, दोनों चीजें, एक ये अपना और एक ये। ठीक है, सेम चीजें यहीं पे भी रिपीट हो रही है, रीजन भी 90% सेम ही है, लेकिन आप रीजन तो नहीं पूछे जाते मेनली, तो आप ये चीजें याद रखें। AlCl3 क्या है, ड्यूअल नेचर शो करता है, आयनिक भी और कोवेलेंट भी। तो सबसे पहला बात करेंगे AlCl3 का, जो कि सोल्यूबल होता है वाटर में और नॉन पोलर सोलवेंट में भी, जैसे कि बेंजीन। अब यहाँ पे सबसे पहले वाटर का केस लेंगे, वाटर के साथ अगर रिएक्शन किया तो क्या हो गया, सोल्यूबल। इसमें तो भाई सोल्यूबल हमें पता है, वाटर में तो सोल्यूबल होता ही है। क्यों, क्योंकि पोलर है दोनों। ठीक है, Al3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव यहाँ पे हमारे पास निकल के आ जाता है। ठीक है, हाइड्रेशन शोइंग आयनिक नेचर ऑफ AlCl3, हाइड्रेशन हो गया। अब यहाँ पे मॉइस्चर के साथ बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या, नॉन पोलर, ये H पॉजिटिव और OH में स्प्लिट हो जाता है, तो Cl3 जो H के साथ रिएक्शन करती है और Al OH के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। यहाँ पे तो हाइड्रेशन मिल गया था, यहाँ पे व्हाइट फ्यूम्स के तौर पे ये जो है निकलता भी है HCl। तो यहाँ पे क्या हो, हमारे पास कोवेलेंट नेचर आए AlCl3 का। ठीक है, मतलब ये आयनिक नेचर भी शो करता है, जो हमने बात की थी ड्यूअल नेचर शो करता है, और ये यहाँ पे कोवेलेंट भी करता है। नेक्स्ट बात करें सब्लिमेशन टेम्परेचर की, तो सब्लिमेशन टेम्परेचर क्या होता है, ये देखो AlF3 था, ये आयनिक होता है हमारे पास। ठीक है, ये Al3 पॉजिटिव और 3F नेगेटिव में स्प्लिट हो जाता है, तो इसका जो मैक्सिमम सब्लिमेशन टेम्परेचर इसका होता है, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट इसकी इनकी बात करें यहाँ पे Cl, Br और I3 की, तो ये कोवेलेंट होते हैं तीनों। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेल्टिंग, मतलब देखो यहाँ पे जो सब्लिमेशन आपसे पूछा जाता है कि भाई सब्लिमेशन टेम्परेचर के कंटेक्स्ट में आप ऑर्डर बताओ इनका क्या होगा। ठीक है, तो आपको वो आपसे ऑर्डर पूछा जाता है इसमें इन चारों का, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये तो अलग केस बता दिया मैंने, बिल्कुल अलग है ये इनसे भाई, ये तो आयनिक होता है। ठीक है, इनका इसका टेम्परेचर सॉरी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ये डिपेंड ही नहीं करता इसकी वीक वंडरवॉल फोर्स पे, जबकि ये कोवेलेंट है इनका करता है। तो यहाँ पे वीक वंडरवॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मॉलिक्यूलर वेट के। तो इस कंटेक्स्ट में हम क्या कह सकते हैं, सबसे ज्यादा F3 का, उसके बाद I3 आएगा, फिर Br3 और फिर Cl3। ठीक है, नेक्स्ट बात करें किसकी, बोरेक्स की। हाँ, अब इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, Na2B4O7.10H2, ये जिसका जनरल फॉर्मूला होता है, और ये क्या है, एक व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। एक्चुअल फॉर्मूला इसका क्या होता है, Na2B4O5OH4.8H2O। ठीक है, इसका और एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, देखो जनरल फॉर्मूला और एक्चुअल फॉर्मूला दोनों अलग चीजें हैं। नेक्स्ट बात करें इसका जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, हम जानते हैं। ठीक है, और इसका जो यहाँ पे ये मतलब क्या है इसका, ये बी जो है sp2 यानी बोरोक्स का, दो इसका ट्रायंगुलर प्लेनर यूनिट्स होती हैं इसकी। ठीक है, sp3 की बात करें अब यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे इस डायग्राम से देखो sp2 जो यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो 2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले यहाँ पे हमारे पास क्या थे, बोरोक्स थे। यहाँ पे हमारे पास sp3 वाले कितने हैं, 1 2 और यहाँ पे 1 और 3 भी यहीं कहीं आसपास होगा। ठीक है, 3 हमारे पास, सॉरी 2 ही हैं, ये भी 2 हैं, तो 1 और 2 sp3 वाले, 2 sp2 वाले। ब्रीजिंग कितनी है ऑक्सीजन की, 5, और BOB लिंकेज भी 5। ये चीजें याद रखने की है। बोरेक्स का जो है एक टेट्रा न्यूक्लियर कंपाउंड भी से हम कहते हैं, क्योंकि 4 सेंटर बोरेक्स इसके पास होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन बोरेक्स बात करें तो ये आयनिक भी शो करता है, कोऑर्डिनेट भी और कोवेलेंट भी। टोटल इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और अगर टोटल sp3 हाइब्रिडाइज में बात करें कितने हमारे पास होंगे, तो टोटल 11 होते हैं। sp2 में बात करें कितने एटम होंगे, तो वो कितने होते हैं, 2b ओनली, 2 बोरोक्स सिर्फ। नेक्स्ट बात करें एक्वेसियस सॉल्यूशन, जो बोरोक्स का होता है वो हमेशा अल्कलाइन होता है नेचर में। बोरोक्स को एक्वेसियस बोरोक्स को ये 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें स्प्लिट होता है, प्लस हमारा वेरी वीक एसिड जो क्या है 4H3BO3। ठीक है, इसका एक्चुअल फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, एक्चुअल फॉर्मूला ही एक्चुअली हम कंसीडर करके चलते हैं। अभी यहाँ पे लिखा था हमने, हाँ ये रहा। ठीक है, यहाँ पे भी वो एक्चुअल ही हमने यूज किया है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वेरी वीक एसिड है, तो ये ओरल जो है रिएक्शन क्या है, एल्कलाइन है, जो हमने यहाँ पॉइंट लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल बोरेक्स, अगर हम 1 मोल बोरेक्स
को न्यूट्रलाइज करना हो किसी सॉल्यूशन में, तो हमें 2 मोल एसिड के चाहिए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 HCl, इसमें हम 2 HCl को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये क्या है, व्हाइट PPTO बोरिक एसिड यहाँ पे हमें मिल जाता है। ये रिएक्शन यूज की जाती है बोरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे बोरेक्स शोज इंटरमिसेंट प्रॉपर्टी। इंटरमिसेंट क्या होता है, जो हीट देने पर क्या हो जाए, स्वेलअप हो जाए। ठीक है, मतलब सूज जाए। सूजन मतलब क्या होता है कि फूल जाए, ठीक है, फूल जाए जो। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं हमारे डी ब्लॉक के, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए इस प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है सॉरी, जिसे हम क्या कहते हैं, बोरेक्स बीड टेस्ट। इसमें क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड के तौर पे वहाँ पे जो है कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम मेटल सोल्ट या किसी भी सैंपल से पास थ्रू करते हैं तो एक कलर्ड बीड हमेशा होती है। और वो कलर्ड बीड मतलब वो फिर डिपेंड करती है कि भाई कौन से में जो है मेटल का कैसा कलर होता है, तो उससे हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने 1-2 लिख भी रखा है। जैसे हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है बोरेक्स का। इसको अगर हम हीट दे तो इसमें जो है कन्वर्ट हो गया। अगेन अगर हम इसको हीट देते हैं तो NaBO2 + B2O3 यानी ये सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, मेटल सैंपल हो गया ये हमारा बोरिक एसिड। उसके बाद ये कलर्ड मेटाबोरेट्स शो करता है हमें। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखो HbO3, अगर HbO3 जो हमारे पास एक जो है बोरिक एसिड होता है, उसमें से अगर हम वाटर को रिमूव कर दे तो हमारे पास मेटाबोरेट मिलता है। उसमें से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे तो मेटाबोरेट आयन हमें मिलता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे इसका अगर हम जो है बोरेक्स बीड टेस्ट करेंगे, ब्लू कलर शो करेगा, ये ग्रीन करेगा। नेक्स्ट बात करें H3BO3 की, यानी ये पॉलीमर होता है, पॉलीमेरिक होता है सॉलिड स्टेट में। पॉलीमेरिक हो गए सॉलिड स्टेट में किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। 2D शीट लेयर्स लाइक मतलब 2D लेयर्स होती हैं इसमें। वीक वंडरवल फोर्स बिटवीन लेयर्स प्रेजेंट होती है। लुब्रिकेंट होता है ये। इनसोल्यूबल होता है कोल्ड वाटर में और हॉट वाटर में सोल्यूबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, वीक मोनोबोरिक एसिड होता है। ठीक है, नॉन प्रोटोनिक एसिड यानी अपना हाइड्रोजन कभी नहीं देता। और लेविस एसिड होता है यानी लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है हाइड्रोक्साइड आयन से। इसका जो है स्ट्रक्चर देख लो, BOH3, और या फिर इसको हम HCBO3 भी लिख सकते हैं प्लस वाटर। तो इसके साथ ये रिएक्शन करके हमें हमारे पास ये मिलता है। नेक्स्ट बात करें बोराजाइन, बोराजोल या फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन जिसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला है B3N3H6। ठीक है, इसका जो आइसो स्ट्रक्चरल या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, ट्राइप्लेनर होते हैं। इसमें 42 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों में विद C6H6। इसका जो नाइट्रोजन और बोरॉन होता है दोनों क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। बैक बॉन्डिंग होती है इसमें। और B और N का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कम होती है, किस वजह से, जो इनका बॉन्ड ऑर्डर है वो ज़्यादा, तो यानी जो इनकी बॉन्ड लेंथ है वो कम एंड यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, जो पाई बॉन्ड होती है उनके रेजोनेंस के कारण इट इज़ मोर रिएक्टिव देन, ये जो इनऑर्गेनिक वाला है ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू जो है ऑर्गेनिक बेंजीन जो होता है। किसकी वजह से, पोलर बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से, जहाँ पे पोलर बॉन्ड यानी डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग वो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब बात करें एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स होते हैं। इसमें हम जो पढ़ते हैं पहला डायमंड, फिर ग्रेफाइट, फिर फ्लोरेंस। ठीक है, डायमंड की बात करें तो हर एक कार्बन जो है इसका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। लार्ज 3D नेटवर्क होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स का नेटवर्क, सॉलिड्स, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, जितने भी नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होते हैं उनमें। कैन बी वर्क एज, ये अब्रेसिव के तौर पे भी काम कर सकता है। अब्रेसिव क्या मतलब, टूल्स की शार्पनिंग के लिए जिसको हम यूज करें। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्ब फिलामेंट, जो टंगस्टन का बना होता है, जो मतलब आजकल तो LED वगैरह ऐसी जो है थोड़े से अपडेट हो गई हैं ये भी, लेकिन पहले वो बिल्कुल ऐसे टंगस्टन वाले नहीं आते थे, अभी भी आते हैं खैर। ठीक है, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी। थर्मल कंडक्टर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जो मतलब थर्मल कंडक्टिविटी ये शो करते हैं, थर्मल कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनका बॉन्ड क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं क्योंकि इनमें जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एब्सेंट होंगे। अब भाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट तो मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे अपने अंदर से। नेक्स्ट बात करें जो हार्डनेस होती
होती है वो डायमंड की वो एनआइसोट्रोपिक होती है, मतलब आप इसको मैकेनिकली एनआइसोट्रोपिक भी कह सकते हो कि हार्डनेस जो होगी वो हर जितने मतलब जो भी एरिया प्लेन का होगा उसका उसमें अलग अलग होगी, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है उसकी हार्डनेस। डायमंड इज ऑप्टिकली आइसोट्रोपिक होता है, मतलब वो मतलब उसमें पूरा शाइन रहती है, ठीक है। मतलब आप देखते होगे, आपने कभी देखा हो तो हीरा बिल्कुल हर एक अपने उसके हिस्से से चमकता है, ऐसा नहीं कि भाई एक साइड उसका चमक है दूसरा साइड डल है, नहीं, पूरा मतलब प्रॉपर यूनिफॉर्मली वो क्या है उसकी आरएफ वैल्यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, सरफेस जो होता है डायमंड का वो क्या है, कंटामिनेटेड होता है, नोट प्योरेस्ट, ये प्योरेस्ट फॉर्म नहीं होती कार्बन की, किसकी वजह से, जो फ्री वैलेंसीज के सरफेस पे प्रेजेंट होती है उसकी वजह से, जिसको हम डैंगलिंग बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट को अगर हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे अगर इसको दे, ग्रेफाइट को दे, तो ये डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसकी जो वंडरवल फोर्स है वो इसकी वीक वंडरवल फोर्स होती है ग्रेफाइट की, इसकी वॉल्यूम ज़्यादा, और जब डायमंड की बात करें तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है, कंपैक्ट और हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट बात करें किसकी, ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट की अगर हम बात करें, एक मिनट, कार्बन इज एसपी, इसमें जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें यानी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसकी सिंगल लेयर को हम क्या कहते हैं, जो लेयर्ड इसकी ग्रेफाइट की सिंगल जो लेयर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्रेफाइट कहते हैं। इलेक्ट्रिकली आप भाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो इलेक्ट्रिकली क्या होगा, ये कंडक्टर होता है, लेकिन कंडक्शन एनआइसोट्रोपिक होगी, इसकी जो कंडक्शन होती है वो कैसी होती है, एनआइसोट्रोपिक, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। कंडक्शन पॉसिबल विद इन लेयर्स नोट, मतलब कंडक्शन लेयर्स के अंदर होती है, लेयर्स के बीच में कंडक्शन पॉसिबल नहीं है ग्रेफाइट के केस में। वीक वंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट होती है बिटवीन लेयर्स, और ये कैन वर्क एज ड्राई लुब्रिसेंट के तौर पे काम कर सकता है। थर्मल कंडक्शन बहुत कम होती है डायमंड के मुकाबले। सॉफ्टर, ऑब्वियसली भाई डायमंड जो है हार्डेस्ट, अगर डायमंड को हम कटिंग के लिए यूज कर सकते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हो उसकी हार्डनेस का लेवल क्या होगा, तो उससे ग्रेफाइट तो सॉफ्टर होता है क्योंकि उसकी वॉल्यूम भी ज्यादा होती है। ग्रेफाइट क्या है, थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप होता है किसका, कार्बन का। जो इसकी डेल्टा एच की वैल्यू होती है ग्रेफाइट की वो 0 होती है, डायमंड की 1.9 होती है, फ्लोरेंस की 38 होती है। तो आप सोच सकते हो कि भाई ग्रेफाइट तो हमें नॉर्मली मिल जाता है, डायमंड की 1.9 है, तो ये ग्रेफाइट जो बहुत बहुत सालों तक जो है उसको धरती में रहता है वो, या फिर उसका जो भी प्रोसेस अंडरगो करता है उसके बाद डायमंड बन के आता है। और फ्लोरेंस की देखो 38 है, तो भाई इसको ये नेचुरल फॉर्म में मिलना तो हमारे लिए क्या है, इम्पॉसिबल ही है, इसलिए इसको हम सिंथेटिक एलोट्रोप भी कहते हैं। अब हम फ्लोरेंस को ही पढ़ेंगे नेक्स्ट। जो ये क्या है, कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, सिंथेटिक एलोट्रोप होता है कार्बन का, बिल्कुल प्योरेस्ट एलोट्रोप है किसका, कार्बन का। प्योरेस्ट जो हमारा जो डायमंड था वो प्योरेस्ट नहीं था, ये क्या है, प्योरेस्ट एलोट्रोप है कार्बन का। डैंगलिंग बॉन्ड शो नहीं करता, ये एरोमेटिक होता है इसका स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि C60 C70 C90 अप टू C350 एंड मोर, लेकिन सिर्फ इवन नंबर होने चाहिए। अब C60 में जो मेजर होता है जिसको हम बकीबोल, बकमिंस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं, जो इनके पेंटागन यहाँ पे आप देख पा रहे हो, पेंटागन और हेक्सागन दोनों प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ हेक्सागन ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू पेंटागन्स, हमेशा 12 होंगे। हाइड्रोजन जो है सराउंडेड होता है बाय बोथ हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस, बट P इज सराउंडेड ओनली बाय H, आप यहाँ पे इस डायग्राम को देख पा रहे होगे। नंबर ऑफ हेक्सागन जो होते हैं 360, क्योंकि ये मेजर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें कितने होते हैं 20 हाइड्रोजन और 12 फॉस्फोरस। नंबर ऑफ CC लिंक्स कितने होते हैं C60 में 90, ठीक है। ग्रेफाइट को अगर हम इलेक्ट्रिक और या इनर्ट मीडियम यानी आर्गन जिसको हम कह सकते हैं उससे अंडरगो करें तो ब्लैक सूटी वेपर वहाँ पे हमारे पास एक मिलता है, जिसकी कंडक्शन के बाद एक पाउडर मिलता है, वही क्या होता है, फ्लोरीन होता है। एलोट्रोप्स की बात करें, पी के 3 होते हैं, व्हाइट पी, रेड पी, ब्लैक पी, यानी व्हाइट फोस्फोरस, रेड फोस्फोरस और ब्लैक फोस्फोरस, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट करता है डिस्क्रीट यूनिट में, मतलब टूटी हुई, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इमेजिन करो कि आपके हथेली पे आपने जो है 4 फोस्फोरस यहाँ पे रखे हुए, ट्रायंगल बना दो, ठीक है। 4 यहाँ मतलब एक ट्रायंगल बना दो, उस पे तीनों कॉर्नर पे आप
पी रखा हो आपने, ठीक है। फिर एक थ्रेड से इमेजिन करो ऊपर, मतलब आपने ऐसे ही उसमें 3D व्यू लो थोड़ा सा दिमाग में, ठीक है, इमेजिन करो। उससे आपने तीनों कॉर्नर्स को मतलब एक धागे से ऊपर की साइड जो है आपने उठा दिया, तो एक 3D काइंड ऑफ व्यू बन गया, पिरामिड टाइप बन गया। तो वही ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। P4 इसे हम कहते हैं वीक वन डबल फोर्स होती है डिस्क्रीट P4 यूनिट्स में। इसकी जो PP लिंकेज होती है वो कितनी होती है, इसमें 6 होती हैं। रेड फॉस्फोरस की बात करें तो एग्जिस्ट करता है पॉलीमेरिक फॉर्म में। पॉलीमेरिक कैसे होते हैं भाई, सोन चेंज मतलब चेन में आगे ये बढ़ता ही रहता है, ठीक है। ये तो मतलब यहाँ पे डिस्क्रीट यूनिट है, ये आगे मतलब लिंक्ड होता है, ठीक है। ब्लैक फॉस्फोरस की बात करें तो एक ग्रेफाइट जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसका मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप होता है पी का थर्मोडायनेमिकली। ब्लैक फॉस्फोरस क्या है, मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप, ये पॉइंट याद रखने वाले हैं। एग्जिस्ट करता है 2 फॉर्म में, एक अल्फा एक बीटा, हमें बस इतना ही पढ़ना है एनसीईआरटी के हिसाब से। रेड फॉस्फोरस को अगर आप 803 केल्विन टेम्परेचर पे जो है अगर रिएक्शन कराओ तो आपको अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस मिल जाता है, ठीक है। जबकि व्हाइट फॉस्फोरस को अगर आप 473 केल्विन और हाई प्रेशर पे जो है कराओ इसकी रिएक्शन, तो आपको बीटा ब्लैक फॉस्फोरस मिलता है और व्हाइट से ही आपको रेड मिलता है, ठीक है। टेम्परेचर भले ही आपको याद ना रहे, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कि रेड फॉस्फोरस से क्या मिलता है, व्हाइट से क्या मिलेगा। नेक्स्ट बात करें एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर के एलोट्रोप्स की बात कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास S2 है जो एग्जिस्ट करता है हाई टेम्परेचर 100 केल्विन पे, ठीक है। पैरा होता है ये, यानी इसका जो पाई ABM बॉन्ड क्या होता है इसका, N=2 होता है। S6 की बात कर लेंगे, ये चेन शेप का होता है। S8 की बात करेंगे, ये क्राउन शेप का होता है जो फर्दर 2 में डिवाइड होता है, अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर। अल्फा को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोरोम्बिक, और बीटा को हम क्या कहेंगे, मोनोक्लिनिक। ये क्या होता है, येलो कलर का क्रिस्टल होता है और ये कलरलेस क्रिस्टल होता है। प्रिपरेशन की बात करेंगे किसकी, अल्फा एस की। तो यहाँ पे ये रोल सल्फर प्लस CS2 जब आप इसमें ऐड करोगे, इसका जो हीट करोगे इवेपोरेशन के बाद आपको येलो कलर के क्रिस्टल मिल जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ BS बात करेंगे, क्रिस्टल जो होते हैं अल्फा एस के। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ से, बस कि आप जो है CS2 से इवेपोरेशन हीट देते हो सल्फर को, तो आपको मिलता है क्या, येलो कलर क्रिस्टल, यानी अल्फा सल्फर। और अल्फा सल्फर को जब आप मेल्ट करते हो और कूल करते हो तब आपको क्या मिलता है, बीटा सल्फर, ठीक है। आपको यही बेसिक चीज याद रखनी है। तो यहाँ पे क्रस्ट फॉर्मेशन हुई, मेक होल्स इन क्रस्ट इन रिमूव एक्स्ट्रा लिक्विड। तो क्रिस्टल ऑफ बीटा एस अंडर क्रस्ट आपको मिल जाता है कलरलेस। नेक्स्ट बात करेंगे सिलिकेट्स की। तो ये नेचुरल कंपाउंड होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का। मैन मेड सिलिकेट्स क्या है, ग्लास और सीमेंट है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्वार्ट्ज, सिलिका जेल, फेल्डस्पार, एब्स्टेसोस और माइका, ये के पांचों क्या हैं, इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नेक्स्ट CO2 की बात करें और SI2 का ये स्ट्रक्चर आप जानते हो। इसके हाइब्रिडाइजेशन SP होती है, जबकि SiO2 की हाइब्रिडाइजेशन SP नहीं होती। ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। ड्यू टू, क्यों ऐसा होता है, रीजन लिखा है मैंने नीचे, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ, क्योंकि जो सिलिकॉन का लार्ज साइज के कारण ऐसा होता है। ये जो है पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ नहीं बना पाती। स्ट्रक्चर इसका ये रहा है SiO4 का, जिसका जो चार्ज है जिस पे 4 नेगेटिव है। बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट होती है सिलिकेट्स की। 0 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे शेयर होते हैं जिसको हम ऑर्थोसिलिकेट कहते हैं, ठीक है। ये भी इसका एक स्ट्रक्चर है और इसकी जो रेशियो होती है वो क्या होती है, 1:4। नेक्स्ट बात करें ऑर्थोसिलिकेट, जिसका जो है फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ये होता है। पायरोसिलिकेट की बात करें, एक कॉर्नर ऑक्सीजन एटम जो है बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट का यहाँ पे शेयर होता है। यहाँ पे 0 एटम शेयर होते हैं, यहाँ पे 1 एटम शेयर होता है, ठीक है। जिसका जो रेशियो है वो क्या रहता है, 2:7 इसका। और SiO3 का क्या होता है, 1:3.5। नेक्स्ट बात करें किसकी, 3D सिलिकेट यानी SpO2 की। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ईच silicon atom is surrounded by silicate atom is surrounded by 4 oxygen atom and each oxygen atom is surrounded by 2 silicate atom, ठीक है, जानते हो। जियोलाइट की बात करें, अब ये क्या होता है, ये होता है मॉडिफाइड 3D सिलिकेट। मॉडिफाइड 3D सिलिकेट ये होता है, ठीक है। यहाँ पे few Si atoms are replaced by Al, negative charge is balanced by sodium, potassium और calcium ion. Zeolites used as water softener
कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, कैटलिस्ट के तौर पे भी यूज किया जाता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में। एग्जांपल जैसे कि ZSM5 यूज टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू गैसोलाइन। सिलिकॉन्स की बात करें, सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में, ठीक है। यूज्ड एज सीलेंट एंड ग्रीसेस, मतलब ग्रीस और सीलेंट के तौर पे भी इनको यूज किया जाता है। वाटर प्रूफिंग के लिए यूज किया जाता है, वाटर प्रूफ जो फैब्रिक बनाए जाते हैं। बायो कंपेटिबल होता है, यानी कॉस्मेटिक जो सर्जरी वगैरह कराते हैं तो उसमें भी इसका यूज करते हैं। नॉन टॉक्सिक होता है ये। थर्मल स्टेबिलिटी इसकी हाई होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के कारण, और इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो भी ज़्यादा होती है। यूज एज डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके प्रिपरेशन की बात करेंगे, स्टेप 1 में क्या है, ये RCl प्लस SI, इसको हम हीट करेंगे कॉपर के प्रेजेंस में, तो हमारे पास ये निकल के आता है, एक ये तीसरा, और एक ये RSiCl3 है। मैं बता दूँ समझ ना आए तो आपको, ठीक है। तो ये सारे क्या है, सिलेंस, इनको हम कहते हैं साइलेंस। ये कितने होते हैं, मतलब ये मतलब कोई बेसिकली किसी यूज के नहीं होते, ठीक है, मतलब ऑफ नो यूज। हम इनके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। अब ये स्टेप 2 पे बात करें तो इनका हाइड्रोलिसिस होता है, जो हमारे पास रिएक्शन आती है, 2 HCl यहाँ से रिमूव होते हैं, साइलानोल यहाँ पे हमारे पास निकल के आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप 3 में क्या करते हैं हम, कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन यहाँ पे अंडरगो करते हैं, जहाँ पे H2O को क्या है रिमूव किया जाता है, ठीक है। लीनियर चेन सिलिकॉन यहाँ पे बन जाता है। अब यहाँ पे जो हमने पढ़े थे नंबर ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप की बात करें, जो 4 हमारे पास निकल के आए थे, ये कैसे टाइप ऑफ सिलिकॉन्स या प्रॉपर्टी को जो है एग्जिबिट करते हैं। ये RSiCl3 क्रॉसलिंक, जो यहाँ पे 4 लिखे हैं इन्हीं के बारे में इनकी प्रॉपर्टी बताई है। सेकंड वाला लीनियर चेन, तीसरा ब्लॉकिंग एजेंट, और फोर्थ वन किसी यूज का नहीं। नेक्स्ट अगर हम इन तीनों के स्ट्रक्चर की बात करें, P4O6, P4O10, S3O9, ये क्या है, कोवेलेंसी इसकी P की 3 होती है, इसकी 5 होती है, ठीक है। यहाँ पे ये ट्राइमर होता है किसका, SO3 का। यहाँ पे इसका जो है डायग्राम स्ट्रक्चर, सॉरी, इसका ये ऐसा कुछ होता है, इसका सेम होता है, बस फर्क क्या होता है कि जितने भी ये O हैं, मतलब चारों जो फॉस्फोरस है, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड के साथ O ऐड कर दोगे, यहाँ पे भी, इस P पे भी, इस P पे भी। ये क्या है, बोथ P एंड O आर, ये sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। P एंड ब्रीजिंग OR sp3, ठीक है। POP लिंकेज 6 होती है, ब्रीजिंग ऑक्सीजन 6 होंगी। यहाँ पे नंबर ऑफ POP कितनी होंगे, 6, ब्रीजिंग क्या होगी, O की 6, नंबर ऑफ P और P के साथ जो O का बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा, वो कितनी, 4। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बात करें ऐसा कुछ होता है, ब्रीजिंग इसके 3, SOS लिंकेज 3, SO 6, और हाइब्रिड स्टेट S की क्या, sp3, नंबर ऑफ D पाई P पाई कितने होंगे, 6। अब बात करेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ P, फॉस्फोरस की, जिसमें फोस्फोनिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड, ये 3 हमारे पास टर्म है। पहले का फॉर्मूला क्या है, H3PO2, दूसरे का H3PO3, तीसरे का H3PO4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इन सभी का ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसकी 3, इसकी 5, 1 2 3, मैंने ऐसे इसकी नंबर नहीं किया था ताकि यहाँ पे इजी हो। हाइब्रिडाइजेशन जो होती है तीनों की sp3 होती है। कोवेलेंसी कितनी होंगी, हाईएस्ट यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, 5 होती है, ठीक है। नंबर ऑफ D पाई P पाई बात करें बॉन्ड की, तो उसमें 1 होता है। बेसिसिटी की बात करें तो वो क्या होती है, 1 2 3 होती है रिस्पेक्टिवली, और 1 2 3 कैन फॉर्म 1 2 3 सीरीज ऑफ सोल्स। और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ pH बॉन्ड के, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, ठीक है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के यहाँ पे लिख रखिए। नोट 1 एंड 2 कैन रिड्यूस, 1 और 2 जो है ये वाला यहाँ पे 1 और 2 ये रिड्यूस कर सकते हैं AgNO3 को Ag में, ठीक है। H3PO2 H3PO3 को Ag में, और यहाँ पे मतलब, लेकिन H3PO4 यानी थर्ड वाला ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव नहीं करता। नेक्स्ट बात करेंगे, ओनली 1 and 2 कैन अंडरगो डिसप्रोपोर्शन ऑन हीटिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अपने जो आयंस को क्या है, ये स्प्लिट कर दे, डिसोसिएट हो जाए। जैसे यहाँ पे आप इस रिएक्शन में देख पा रहे हो, H3PO2 है, ये हीट के बाद PS3 -3 + H3PO4 + 5 में स्प्लिट हो गया। नेक्स्ट बात करें
जो थर्ड है वो जो है उसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5, हम जानते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के, बट नोट ऑक्सी एसिड। लेकिन ऑक्सी एसिड्स ऑफ पी के केस में ये चीज़ नहीं होती है। एसिडिक एसिड को हम ऑक्सीडेशन स्टेट से नहीं देखते, बल्कि ये सीरीज उसकी करेक्ट होती है बैक बॉन्डिंग के कारण। ऑक्सी एसिड्स ऑफ एस की बात करें सल्फर की, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 जिसका स्ट्रक्चर ये रहा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, H2SO4 ये रहा। ठीक है, बेसिसिटी की बात करें दोनों में होगी, हाइब्रिडाई की बात करें हाइब्रिडाइजेशन की sp3 होगी, नंबर ऑफ टी पाई तो 1 और 2 रिस्पेक्टिवली। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो 2 की ज्यादा एज कम्पेयर टू 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये S+6 है, ये S पे, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। नेक्स्ट बात करें ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की में ये 4 केस होते हैं, HOCl, HClO2+3, HClO3+5, HClO4+7। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोक्लोरियस एसिड। इसको हम क्या कहेंगे, क्लोरियस एसिड। ये क्लोरिक एसिड और ये पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, जिनका स्ट्रक्चर चारों का ये रहा। तो ये इनकी सारी जो है प्रॉपर्टीज हैं बेसिक। हाइब्रिडाइज क्या होगी, sp3 d5 p5 बॉन्ड, मतलब इनमें 0 1 2 3 मतलब इतने रिस्पेक्टिवली ये सारे होते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट के, बस एक एक्सेप्शन क्या था, जो पीछे फॉस्फोरस पड़ा उसमें ऐसा नहीं होता, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर ये रहा। थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ बॉन्ड्स के, उसका ऑर्डर ये रहा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर ये रहा। पहला सबसे ज्यादा बड़ा क्यों होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन रिलीज करता है बहुत इजीली, मोर इजीली गेट रिड्यूस, और ये इजीली रिड्यूस भी हो जाता है, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे कैटेनेटेड एसिड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, इसमें 2 होते हैं, पॉलीथायोनियस और पॉलीथायोनिक। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला H2SNO4, इसका H2SNO6, इसका स्ट्रक्चर ये रहा आपके पास। जो अगर आपको नंबर ऑफ एस लिंक निकालने हो तो N-1 का फॉर्मूला आप वहाँ पे लगा सकते हो। अब कुछ प्रीफिक्स रूल्स की बात कर लेंगे जो पहले रखते हैं, जिसमें सबसे पहला है मेटा। तो ये क्या करता है, जो 1 इक एसिड जिसके पीछे भी IC इक लगता हो, उन एसिड को जब उसमें से हम एक वाटर को जो है एलिमिनेट कर दे तो वो हमें क्या देता है, मेटाइक एसिड। ठीक है, ऑक्सी एसिड की बात करें किसके, क्लोरीन की। एक मिनट, ये तो अभी अच्छा ये पेज रिपीट हो गया। तो ये देखो H3PO4 था, इसमें से हमने वाटर को रिमूव किया, हमारे पास ये आ गया। ये क्या था, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये हमारे पास क्या आ गया, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, मेटा आ गया ना यहाँ पे निकल के, तो यही केस है। और यहाँ पे HPO3 क्या है, 2 में स्प्लिट होता है, साइक्लिक और चेन पॉलीमर। चेन पॉलीमर तो आप इजिली समझ गए होंगे, मतलब यहाँ पे सिंपली चेन POP लिंकेज यहाँ पे हमारे पास देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें किसकी, साइक्लिक के केस में अगर हम बात करें, साइक्लो ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड भी इसे हम कह सकते हैं, जो एग्जाम्पल हमने लिया है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसमें पीएच बॉन्ड क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पायरो की। तो यहाँ पे क्या बात करेंगे हम कि 2 OUS इसके पीछे लगता है, और इक एसिड को में से अगर हम एक वाटर को रिमूव करें तो हमें क्या मिलता है, पायरिक या पायरस एसिड। ठीक है, जिसके एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल के तौर पे सारी रिएक्शन लिख रखी हैं। इसको हम पायरोफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं, H4P2O7 इसका फॉर्मूला है। इसको हम, ये जो रिएक्शन हमारे पास है, इसको भी हम पायरोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या था, ओलियम। और ये क्या है हमारे पास, पायरोसल्फ्यूरस एसिड हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि इसमें SOS लिंकेज नहीं होती, बल्कि इसका स्ट्रक्चर इनसे कुछ अलग ऐसे होता है। ठीक है, ऐसा दिखता है। नेक्स्ट बात करेंगे H3PO3+HPO, इसमें से अगर हम एक वाटर को, हाँ ये वही उसी टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कीटो फॉर्म का होता है, और लेटेस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर कुछ ऐसे यहाँ पे बना के दे रखा है, जिसमें 4 POH बॉन्ड होती है और एक POP, जिसको हम इनोल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अलग फॉर्म है, ये कीटो या इनोल फॉर्म। नेक्स्ट अगर प्रीफिक्स की बात करें तो हमारे पास क्या है, हाइपो, जिसमें सबसे पहले बात करें कि ओयोस एसिड जो होता है, अगर उसमें से हम एक ऑक्सीजन को एलिमिनेट कर दे तो हमारे पास हाइपोयोस एसिड मिल जाता है हमें। जैसे HClO2 है, क्लोरस एसिड, ये हमारे क्या देगा, हाइपोक्लोरस एसिड, एक ऑक्सीजन को रिमूव किया। सिमिलरली विद दिस, यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड से हमें क्या मिला, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। आइक एसिड से हमें क्या मिला, पायरिक एसिड, यानी कि हाइपोइक एसिड, एक ऑक्सीजन रिमूव करने के बाद। सिमिलरली ये दोनों केस ऐसे ही, जैसे ओलियम हमने पीछे पढ़ा था, इसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव किया, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड हमें मिल गया। नेक्स्ट बात करेंगे परोक्सो प्रीफिक्स की। तो इसमें क्या होता है, जो इक एसिड होता है उसमें अगर एक ऑक्सीजन ऐड कर दे, पीछे क्या था, एलिमिनेट करना, अब यहाँ पे ऐड किया तो परोक्सिक एसिड यहाँ पे हमें मिल जाता है।
परोक्सोइक एसिड। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें हम एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो H2SO4 SO5 हमें यहाँ मिलता है, कैरोस एसिड भी जिसे हम कहते हैं, और परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी जिसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करें H2SO7 यानी पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम कहते हैं, SOS लिंकेज होती है, एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो हमारे पास मुशरस एसिड जिसे कहते हैं, परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी हमें यहाँ मिलता है। H3PO4 अगेन वही, मतलब ये सारे इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे, परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे भी सिमिलरली वही चीजें, परोक्सो क्लाइफोस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्सी एनाइंस नेमिंग की, ठीक है। तो ये कैसे होती है, ये OUS जिसके पीछे लगा उसको आप ITI जैसे नाइट्राइट हो गया, क्लोराइड, ऐसे इस चीज से रिसेंबल करते हो, इक जिसके पीछे लगाओ एट कहते हो, ठीक है। इफ अगर ऑक्सो एनाइंस या फिर ऑक्सी सोल्स हैज एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो उनका नेम और नंबर क्या है, ऐसे कुछ होता है, जैसे NO2 है, नाइट्रस एसिड है, ठीक है, एसिडिक है, उसके हैज एसिडिक H हाइड्रोजन एसिडिक है इसका, जैसे यहाँ पे H पॉजिटिव आप देख पा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा NO2 नाइट्रेट आयन में, ठीक है। सिमिलरली विद दिस केस तो ये क्या होगा, नाइट्रेट आयन NO3, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे CO3 नेगेटिव कार्बोनेट आयन की बात करें तो यहाँ पे CO3 नेगेटिव हमारे पास यहाँ पे आता है। इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें कुछ ऐसा होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट आयन। नेक्स्ट बात करेंगे इनर पेयर इफेक्ट की, तो ये क्या होता है, ऑब्जर्व्ड इन P ब्लॉक एलिमेंट में जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, N = ये 3 4 या 5, मतलब जैसे ही हम बढ़ते हैं तो हमारे क्या है, शेल्स, सब शेल्स की वैल्यू बढ़ती जाती है SPDF तक, ऐसा कुछ होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी वजह से यहाँ पे ये वाला ये चीज़ पढ़ो, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द इन्वॉल्वमेंट ऑफ D एंड F, जैसे ही आप ग्रुप में डाउनवर्ड्स मूव करते हो तो जो D और F एलिमेंट है वो इंक्रीज होते हैं। देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से उनकी पुअर शील्डिंग हो जाती है। तो Z इफेक्टिव क्या होता है, वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है हैवियर मेटल में, जिनकी वजह से उनकी अट्रैक्शन भी क्या है, इंक्रीज हो जाती है। सो टेंडेंसी ऑफ NS इलेक्ट्रॉन पेयर टू पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। बेसिकली शील्डिंग पावर का कम होना आगे, मतलब ये D और F इलेक्ट्रॉन के आने के कारण ही क्या कहलाता है, इनर पेयर इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें किसकी, ड्यू टू दिस इफेक्ट स्टेबिलिटी जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की वो बढ़ जाती है डाउन द ग्रुप, और स्टेबिलिटी जो होती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की वो भी कम हो जाती है डाउन द ग्रुप। लोअर यहाँ पे क्या है, ड्यू टू दिस ऑक्सीडेशन स्टेट इफेक्ट, ड्यू टू दिस इफेक्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की तो बढ़ जाएगी, और जो हायर की थी यानी जो ऊपर वाले होते हैं उनकी कम हो जाती है। अब यहाँ पे देखो ये 13 14 15 ग्रुप, इनका जो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रही है, यहाँ पे इनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रखी है। क्यों होती है, लोअर क्यों हो जाती है, 2 क्यों यहाँ से निकल जाते हैं, 2 यूनिट लेस हो जाती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है लो ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है, और इसकी अगर ये इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टेबल जहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी उतनी कम वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे TbI4 की, तो यहाँ पे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि फ्लोरीन जो है स्टेबलाइज कर सकता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स को भी उसकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है लेड के साथ रिएक्शन कर सकता है PbFO4, और BiF5 के साथ भी। ये सिर्फ ओनली कंपाउंड है Bi का जो एग्जिस्ट करता है +5 स्टेट में। नेक्स्ट बात करें इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करें ग्रुप 13 की, तो ये E+O2 की बात करें, मतलब ये फॉर एग्जाम्पल है, तो हमारे पास कैसा आता है E2O3 एग्जाम्पल ये दे रखे, ठीक है। ये एसिडिक, ये एम्फोटेरिक हो गए, ये बेसिक होते हैं। नेक्स्ट N2 के साथ बात करें तो नाइट्राइड हमारे पास बनते हैं कुछ ऐसे। अगर यहाँ पे बात करें तो हमारे पास कैसे बनते हैं, BF3 BCl3 BI3, मतलब किसी भी हैलोजन के साथ करें, ठीक है। तो बस TLI3 जो है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों, इसके इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, ठीक है। Al+O ऑक्सीजन को अगर हम हीट करें तो हमें क्या मिलता है, Al2O3+ हीट, हाईली एक्सोथर्मिक होता है और एक वाइट फाइबर को ये प्रोड्यूस करता है। मतलब ऐसा होता है कि भाई एल्यूमिनियम चाहे तो चलेगा नहीं, और भाई जलता है तो फिर ये मतलब वाइट फाइबर मतलब नहीं जल जाता, खैर एल्यूमिनियम इजीली, ठीक है, वो दूसरी रिएक्शन आ जाएगी। एल्यूमिनियम प्लस HCl की बात करें तो यहाँ पे ये कुछ ऐसी रिएक्शन बनाता है। ये सारे इसके एग्जांपल मैंने दे रखे हैं जो खुद से आप रीड कर ले, ठीक है। NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करें तो कुछ ऐसा बनता है। आगे फर्दर क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये W सोल्यूबल का मतलब है ये वाटर सोल्यूबल होता है पानी में, और
ये रिएक्शन यूज़ की जाती है जो ब्लॉकेज हो जाती है ड्रेनेज पाइप्स में, उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, एल्यूमिनियम प्लस कंसनट्रेटेड HNO3 की बात करें तो इसको हम पैसिवेशन कहते हैं, मतलब सरफेस ऑफ मेटल बिकेम इनर्ट, सरफेस जो होता है मेटल का इनर्ट बन जाता है किसकी, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर की फॉर्मेशन के कारण वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसके प्लेस पे बी भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, CR भी हो सकता है एल के प्लेस पे। आप कैसे याद रखोगे, बेकार आलू फेंका करो, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करें डाइबोरेन की, तो डाइबोरेन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, BF3BCl3 प्लस NaH, तो ये क्या है BH3 बना देता है। ठीक है, B2H6 इसका क्या है, डाइमर होता है, प्लस NaF या NaCl। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन है। दूसरी BF3 या BCl मतलब कोई भी हो सकता है। यहाँ पे अगर ये हमें क्या देता है, मतलब B2H6 या फिर LiF, मतलब ये सारी रिएक्शन यहाँ पे हो सकती है। आयोडीन के साथ करें तो हमारे को ये रिएक्शन यहाँ पे मिलती है। B2S से मतलब सारी रिएक्शन जो NCERT में अलग अलग तरीके से दे रखे हैं, मैंने सारी यहाँ पे एक ही बार में कंबाइन करके लिख रखे ताकि आप इजिली याद कर सको। ये लो टेम्परेचर पे, ये हाई टेम्परेचर पे, इन दोनों में इतना फर्क होता है। ये एक्सेस में अगर हम इसको हीट कर दे तो हमें Bn इंटू इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट मिल जाता है यहाँ पे। ये मतलब ये रिएक्शन खुद से आप पढ़ लें। इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्रुप 14 अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास कुछ ऐसी ये बनते हैं जिसके एग्जाम्पल CO2, SiO2, GeO2, ये सारी एसिडिक है, ये एम्फोटेरिक होती हैं। E+H2O की बात करें तो ये क्या है, लिक्विड वाटर में जो है नो रिएक्शन, वाटर के साथ कभी भी ये रिएक्शन नहीं बनाता। लेड, लेकिन भाई लेड तो हम सुनते हैं कि भाई पानी में जो है घुल जाता है, तो ऐसा ही हुआ कि भाई लेड वाज एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट, लेकिन लेड को हम सोचे थे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन रिमेन्स इनर्ट ड्यू टू प्रोटेक्टिव, क्योंकि पर ये इनर्ट ही रह गया क्योंकि इसकी प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर के कारण जो इसके ऊपर थी। अगर इसकी हम रिएक्शन की बात करें स्टीम में, तो स्टीम में इसकी रिएक्शन पॉसिबल होती है। ठीक है, जैसे SN प्लस स्टीम, ये आपके NCERT में दे रखा है, SNO2 बना लेता है। नेक्स्ट बात करिए N2 की रिएक्शन की, तो N2 के साथ मेटल, मतलब ये मेटल नाइट्राइड, ये इसकी हीटिंग पे NO, और यहाँ पे H2N हेबर्स प्रोसेस इसे हम कहेंगे। NH3 क्या है, अमोनिया गैस होती है, पंजेंट स्मेल होती है, पोलर होता है, सोल्यूबल वाटर में होता है। ठीक, हम जानते हैं। लोन पेयर जो है इसमें प्रेजेंट होता है, तो एसिड बेस होता है। ये इसकी रिएक्शन ये है। कैन बी वर्क एज लिगेंड के तौर पे भी काम कर सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है। जो है थीटा जो है लेस देन होता है 109.5 डिग्री। लोन पेयर के कारण sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। शेप होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। ये थी बेसिक प्रॉपर्टीज इसकी। ठीक है, आप बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो NH4Cl में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, NH3+H2O प्लस ये Cl2। नेक्स्ट बात करें अगर इसमें हम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं तो हमारे पास आते हैं। दोनों क्या है, लेबोरेटरी मतलब मेथड होते हैं, लैब में जैसे प्रिपेयर किया जाता है अमोनिया। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें TD ऑफ अमोनियम सोल्ट्स, यानी अमोनियम सोल्ट की कॉमर्शियली जो मेथड होता है जिसको हम एवर्स प्रोसेस कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ये क्या है, N2+3H2 था, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में 2NH3 होता है, एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज़्यादा गैस जो है क्या है रिलीज करता है। फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, हाई प्रेशर होना चाहिए और टेम्परेचर 700 केल्विन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट कौन सी होनी चाहिए, आयरन ऑक्साइड K2Al2O3। ठीक है, अब पहले जो है अर्लियर F या MO यूज़ किया जाता था प्रोमोटर के तौर पर। नेक्स्ट बात करें HNO3 नाइट्रिक एसिड की, तो ये क्या है, HO, इसका जो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये कलरलेस लिक्विड होता है। वाटर में बात करें तो वाटर में जो है ये HCO नेगेटिव प्लस NO3 नेगेटिव बना लेता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन HN3 की अगर आप देखोगे तो क्या होती है, NaNO3 है, ये Na इसमें स्प्लिट हो गया 2 N में, ये क्या हो गया कंसनट्रेटेड H2SO4 हो गया, ये भी स्प्लिट हो गया 2 में, तो हमारे पास क्या आ जाता है HNO3 प्लस NaHSO4। कंसनट्रेटेड HNO3 की बात करेंगे, इसकी प्रिपरेशन को हम ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है। NH3+O2 को इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, PTRH की प्रेजेंस में, तो हमारे पास NO मिलता है। तो यहाँ पे NO को हम ऑक्सीजन के साथ कराए तो NO2 मिलता है। NO2 को वाटर के साथ रिएक्शन कराए तो HNO3+X मिलता है। तो लास्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास NO2 पॉजिटिव जो हमें मिलता है, प्लस उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराए तो HNO3 हमें यहाँ मिल जाता है, प्लस NO ये रीयूज हो जाता है प्रोसेस में। आफ्टर डिस्टिलेशन HNO3 बनता है हमारे पास, और कंसनट्रेटेड H2SO4 में से अगर हम उसको पास कराए तो HNO3 हमारे पास मिल जाता है। बायोमास कितना, 98%। ठीक है,
नेक्स्ट बात करेंगे विद इंक्रीज इन जैसे ही HNO3 की कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है चेंज आता है उसकी, ठीक है, एन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज होने लगती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, इनमें से कोई सा भी आप ले सकते हो। कंसंट्रेटेड HNO3 में से अगर पास करोगे तो पैसिवेशन होता है, यानी एक प्रोटेक्टिव लेयर उसके ऊपर मतलब क्या हो जाती है, जम जाती है। नेक्स्ट बात करें AU एंड PT, अगर इसको कंसंट्रेटेड HNO3 में से करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि ये रिएक्ट करते हैं विद मिक्सचर ऑफ C कंसंट्रेटेड HNO3 एंड HCl कह रही हूँ, सॉरी, HCl। नेक्स्ट बात करेंगे यू प्लस एक्वा रजिया की बात करें तो इसमें हमारे पास क्लोरोओरिक एसिड हमें मिलता है। PT के साथ बात करें तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, क्लोरोप्लेटेनिक एसिड, जिनका रेशियो 1:3 होता है। NO3 इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या है यहाँ पे Cl नेगेटिव एक कॉम्प्लेक्स होता है। रिएक्शन की बात करें किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, तो अगर P4 जो है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ से पास करेगा तो हमें क्या मिलता है, H3PO4। I2 की बात करें तो HiO3, ठीक है। कार्बन की बात करें तो ये मिलता है। एसिड की बात S8 की बात करें तो हमें H2SO4 यहाँ पे मिल जाता है, प्लस NO2 प्लस H2O, ठीक है। pH3 की बात करें जिसको हम रोटन फिश स्मेल भी इसकी आती है, इसकी रिएक्शन जो है आपकी जो है दे रखी है बुक में, रिएक्शन जो 1809 है उसकी सिमिलर वही है। नोट प्योर pH3 इज नॉन, जो प्योर pH3 होता है वो नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, यानी उसमें कोई जो है वो फूलता नहीं है। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ P2H4 एंड P4 इम्प्योरिटीज इट इज फ्लेमेबल, इसके कारण ये क्या है, फ्लेमेबल होता है। प्रिपरेशन की बात करेंगे pH3 की तो ये pH3 क्या है, इम्प्योर है। HI ये दो में स्प्लिट हो गया तो हमारे पास क्या बन गया, PH4I नेगेटिव, ठीक है। ये भी दो में अगेन स्प्लिट हुआ तो KHO के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिल गया, PH3 प्लस KI प्लस H2O, फोस्फोनियम यहाँ पे हमें मिल गया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करें ग्रुप 16 कंपाउंड की तो ये ऑक्सीजन क्या है, मतलब इसमें डाइऑक्सीजन कहते हैं हम इसे। गैस होती है, पैरामैग्नेटिक होता है, कलरलेस वाटरलेस होता है। स्मॉल स्केल वेपरेशन की बात करी जाए तो ये होती है, तीन आपको याद रखनी है। पहली मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, KClO3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हीट करेंगे, ये होगा। K2Cr2O7 को +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको हीट दोगे तो आपको पास K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस ऑक्सीजन आपको ये मिलता है। KMnO4 की बात करोगे, हीट करोगे तो ये रिएक्शन निकलेगी। सिमिलरली सारी ऐसे ही Ag2O को हीट करोगे, आपके पास HGO, PbNO32, PbO2, Pb2O3। लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो आप, यानी ब्रेक डाउन करते हो तो H पॉजिटिव क्या है, हाइड्रोजन गैस क्या है कैथोड पे, ऑक्सीजन गैस एट एनोड। बाय एयर बात करें यानी इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करें तो ये क्या है, एयर होती है, ठीक है, ये मॉइस्चर है। कैल्शियम क्लोराइड यानी डिहाइड्रेशन एजेंट इसको हम कहेंगे, यहाँ पे इसे पास कराएंगे तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मिलता है जो एसिडिक होता है। ये बेस होगा, ये KOH में से अगर हम इसकी रिएक्शन कराए तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन मिलता है। हाई प्रेशर पे अगर हम इसको पास कराए तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन मिलेगा। लिक्विड डिस्टिलेशन इसका हम कराए तो N2 डिस्टिल्स हो जाता है सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे O3 की बात करेंगे, ओजोन की, ये क्या होता है, एलोट्रोपिक फॉर्म होती है ऑक्सीजन की, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, सी लेवल पे नहीं पाई जाती। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होता है, 3.1.5 होता है। एट हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर की हाइट पे फॉर्म्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के द्वारा फॉर्म की जाती है। ओजोन लेयर आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे शायद, ठीक है, थोड़ा बहुत इसका बेसिक आइडिया आपको ऑलरेडी होगा। तो ऑक्सीजन की बात करें 3O2 इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। O3 की बात करें इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। डेल्टा जी पॉजिटिव यानी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते खुद से नहीं होते। डेल्टा एच भी क्या पॉजिटिव एंडोथर्मिक यानी गैस को एब्जॉर्व करता है, गैस को एब्जॉर्व करे जा रहा है तभी तो क्या है यहाँ पे वो अपना होल के बारे में आपने सुना होगा, वो कंडीशन हो रही है, ठीक है। ये आप वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ये पढ़ते हो ओजोन लेयर के बारे में अच्छे से। ये क्या है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है। 10% ओजोनाइड यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, हिट करता है। नेक्स्ट बात करें डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन की, तो ये कैसे होता है, 2O3 3O2 में क्या है, डिकम्पोज हो जाता है। डेल्टा जी अगर देखो ये क्या था जब O3 में बना तब ये क्या है, इसकी ये डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसका उल्टा कर दे, उल्टा मतलब डिकम्पोजिशन कर दे O3 का, इसको इसका डिकम्पोजिशन क्या होता है, इसको ये सड़ना गलना, ठीक है, काइंड ऑफ थिंग। तो इसको क्या होगा ऐसे डेल्टा जी क्या होगा नेगेटिव, डेल्टा एच भी क्या नेगेटिव, हाईली स्पॉन्टेनियस होता है जो खुद से रिएक्शन हो। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि कभी भी जो है अगर ओजोन का लेवल बढ़ता जाए और उसको आप ऐसे लंबे टाइम तक स्टोर करके रखो तो उसका डिकम्पोजिशन का खतरा हो जाता है और डिकम्पोज होने लगती है, जो कि
बहुत ही ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग गैस हो सकती है, ब्लास्ट वगैरह हो सकता है। बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फैक्टर्स री इन्फोर्स मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ईच अदर एंड मेक डेल्टा जी हाईली नेगेटिव यानी हाईली स्पॉन्टेनियस। देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी, ये आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो। नेगेटिव होता है तो इसकी वजह से इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है ये O3 का, ये O2 का। नेक्स्ट बात करिए अगर पॉजिटिव है तो इसकी एंट्रोपी ज़्यादा यानी डेल्टा एन जी की वैल्यू ज़्यादा यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में। ठीक है, रिएक्शन ऑफ ओजोन की बात करें अब, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कैपेबल टू रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन। ब्रीचिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी, नेसेंट ऑक्सीजन होता है जो इसकी प्योरेस्ट फॉर्म फ्री फॉर्म का ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इसमें जो रिएक्शन है वो क्या है, PbS प्लस O3 गिव्स PbSO4 प्लस ऑक्सीजन, H2S प्लस O3S प्लस ऑक्सीजन, NO प्लस O3 NO2 प्लस। इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन एक्सप्लेन करती है कि कैसे जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है NO के द्वारा और एग्जॉस्टेड बाय सुपरसोनिक। जो सुपरसोनिक आपने वो प्लेन्स देखे होंगे उड़ते, जो मतलब एक आप कहते हो वो धुआं सा बिल्कुल लाइन बनाते से जो चलते हैं, तो उसी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट बात करें SO2 की, ये क्या है, बेंट sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, एसिडिक गैस होती है, कोज एसिड रेन को कोज करते हैं, सफोकेटिंग होती है, स्मेल ऑफ बर्निंग, सल्फर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स के दौरान फॉर्म होती है, जैसे MS प्लस O2 हीट करेंगे MO प्लस SO2 बनता है। पोलर होता है यानी म्यू की वैल्यू अनइक्वल टू O होती है, सोल्यूबल होती है वाटर में SO2 प्लस H2 के साथ, तो H2S यहाँ पे हमारे पास बन जाता है। स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, तो टर्न्स एसिडिफाइड, ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है कि जो एसिडिफाइड K2Cr2O7 उसको ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देती है। लाइम वाटर मिल्की को भी जो है बोथ SO2 एंड CO2 टर्न लाइम वाटर टू मिल्की और डीकलराइज कर देती है KMnO4 सॉल्यूशन को। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे प्रॉपर्टीज किसकी, H2SO4 की, और ये क्या है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, विस्कोसिटी हाई होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एसिड भी स्ट्रॉन्ग होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डायल्यूट H2SO4 की बात करें और कंसनट्रेटेड H2SO4 में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या है, एसिडिक दोनों का होता है, डिहाइड्रेटिंग जो है H2SO4 का नहीं होता, डायल्यूट वाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जबकि कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो डायल्यूट नहीं होता जबकि कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे रिएक्शन ऑफ H2SO4 HD। अब ये दोनों फैक्टर को देखेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट को भी और ऑक्सीडाइजिंग को भी। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग की बात करेंगे, नहीं डिहाइड्रेटिंग देखेंगे यहाँ पे, तो C6H12O6 था कंसंट्रेटेड H2SO4 में से क्या, तो ये पूरा मतलब इसका वाटर वगैरह जो है पूरा इसने कंज्यूम कर लिया, तो हमारे पास सिर्फ कार्बन बचा जिसको हम चेयरिंग एक्शन ऑफ H2SO4 भी कहते हैं। CH2 इस रिएक्शन की बात करें, H2 यहाँ से निकल गया, CH2 डबल वो CH2 यहाँ पे हमारे पास बनता है। ये एनायन के तौर पे भी यूज किया जा सकता है कंसंट्रेटेड H2SO4। जैसे कि अगर आप इसमें बात करो नेचर ऑफ एसिड ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड के तौर पे, तो फ्लोराइन एक क्लोराइड है, इसके साथ पास करेगा तो भाई फ्लोराइन और क्लोराइड की तो इनकी ज्यादा रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है इनकी, तो ये कहेगा कि भाई अब ये तो लूज कर नहीं सकता, तो इस कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है वही अपना एक हाइड्रोजन इसके पास लूज करेगा और ये क्या बन जाएगा, HF नेगेटिव और HCl नेगेटिव। ये क्लियर सॉल्यूशन होता है, ये व्हाइट फ्यूम्स रिलीज करता है। सिमिलरली विद इसके ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे जब काम करेगा Br2I2, इसका रेडिश बनाउन कर, ये वॉलेट कर लीजिए, याद रखें। ठीक है, तो जब भी आपने देखा होगा ग्लास वगैरह पे जो डिजाइन होते हैं, कई बार आपने देखा हो तो ना ही तो वो पेंट से बने होते हैं, मतलब ऐसे मतलब उसके अंदर ही लगते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, जो SiO2 है वो ग्लास हो गया, उसमें HF जो है का सॉल्यूशन मतलब वहां पे डाला जाता है, जिससे कि वो ग्लास है वो वहां से निकल जाता है, मतलब ठीक है, रिमूव हो जाता है पूरा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वो वाटर सोल्यूबल होगा तो एचिंग ऑफ ग्लास भी उसे हम कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्रुप 17 की बात करेंगे कि Cl2 और HCl जिसमें आता है, तो हेलोजेंस क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये याद रखें। हैलाइड्स रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये इसके अपोजिट होंगे, ये ऑर्डर आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसमें F2 क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, किसकी वजह से, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है फ्लोराइड की, उसकी वजह से। ठीक है, ये तीनों रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है। रिएक्शन विद वाटर अगर बात करें, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कैन ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन ऑफ H2O। जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो ऑक्सीडाइज कर देता है ऑक्सीजन को, H2O के ऑक्सीजन को। ठीक है, जिसका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर की जो वो है ऑर्डर है वो क्या होता है, फ्लोराइन
ऑफ क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन। ठीक है, ये इसके रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे आ रखे हैं F2 + H2O, ये किस में हो जाएगा HF। ठीक है, ये H इसके साथ F के साथ और ये O2। क्लोरीन सिमिलरली ये भी वही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इन दोनों रिएक्शन में क्लोरीन और ब्रोमीन जो है डिसप्रोपोर्शनेट हो जाते हैं H2O में। ठीक है, ये वाली क्या रिएक्शन, ये नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन शो नहीं करती, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। ये रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होती है। I नेगेटिव + O2 गिव्स I2 + O2 नेगेटिव। डिसप्रोपोर्शनेट ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन इंक्रीजेज बेसिक मीडियम में ये इंक्रीज होते हैं। क्लोरीन + वाटर की बात करें तो इसकी रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ क्लोरीन की, तो हमें क्या मिलता है HCl + HOCl नेगेटिव। ठीक है, आप इसको 11 से याद रखें, मतलब इसका भी -1 इसका +1, ऑक्सीडेशन स्टेट 1 1। नेक्स्ट बात करें क्लोरीन प्लस डाइल्यूट एंड कोल्ड NaOH यानी एक्वेसियस सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होता है NaCl नेगेटिव + NaOCl, ये भी 1 1 से आप याद रख सकते हो। क्लोरीन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड एंड हॉट NaOH की बात करें तो NaCl नेगेटिव + NaClO3 + 5, ये 11 15 से आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्लोरीन की प्रिपरेशन की, तो यहाँ पे अगर हम इसकी प्रिपरेशन कराते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में तो हमें क्लोरीन मिलता है। इंडस्ट्रियल के केस में बात करें ऑक्सीजन को एज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लेते हैं तो यहाँ पे भी क्लोरीन मिलता है, इसको हम डेकोन्स प्रोसेस भी कहते हैं इसको। ठीक है, Cl2 क्या है, ग्रीनिश येलो गैस होती है, पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट होती है, बहुत गंदी स्मेल और सफोकेटिंग और पंजेंट ऑर्डर होती है इसकी। ठीक है, रिएक्शन की बात करें क्लोरीन की NH3 के साथ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। NH3 की रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। एक्सेस में अगर हम कराते हैं उसके साथ तो हमें क्या मिलता है NCl3 यानी ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस HCl नेगेटिव। ठीक है, अगर इसको हम सिंपली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के और NH3 को हम एक्सेस यहाँ पे ले तो हमें क्या है, इसका अपोजिट मिलता है। नेक्स्ट बात करें HCl की प्रिपरेशन की बात करें अब हम यहाँ पे, हाँ HCl की ना NaCl प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है HCl + NaHSO4। NaHSO4 जो है 2 में स्प्लिट हो जाता है, हाइड्रोजन + SO4 2 नेगेटिव + NaO। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलता है HCl + Na2SO4। रिएक्शन की बात करें तो ये 3 रिएक्शन जो है ये फॉलो करता है ऐसे। Fe + HCl क्या बनता है FeCl2 + हाइड्रोजन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करें ग्रुप 18 की तो इसमें क्या है आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है Xc का वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है ऑक्सीजन के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ऑक्सीजन की O की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू O2। नेक्स्ट बात करें ऑक्सीजन + PTF6 गिव्स O2 पॉजिटिव और ये नेगेटिव, रेड कलर शो करता है, ये भी क्या है रेड कलर शो करता है। पहला कंपाउंड है नोबल गैस का जो सिंथेसाइज किया था नील बर्टलेट ने। ठीक है, इन्होंने इसको क्या है सिंथेसाइज किया था। नेक्स्ट बात करें Xc + F2 की, अगर Xc एक्सेस में हो तो XcF2 हमें यहाँ मिलता है। रेशियो इसकी क्या होती है 1:5 होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर F जो है डोनर के तौर पे है तो ये एल्कली मेटल के उस पर जो है एल्कली मेटल को शो करता है और F एक्सेप्टर क्या देता है हमें P ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट बात करें ये जो है इसका 1:5 होती है, इसकी 1:20 होती है। जी हम देखो यहाँ पे 2 4 6 यहाँ पे बढ़ता गया, रेशियो बढ़ती गई। XcF4 + O2F2 है तो यहाँ पे क्या है 2 फ्लोराइड, यहाँ पे ये क्या करेगा लूज करके XcF6 हमें यहाँ मिल जाएगा, फ्लोरिनेटिंग एजेंट इसे हम कहते हैं यानी F टोनर। नेक्स्ट बात करें हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ वेरियस कंपाउंड। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की बात करें वेरियस कंपाउंड्स की, वाटर की बात करें तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में क्या है स्प्लिट हो जाता है। टेंडेंसी जो होती है कोवेलेंट कंपाउंड की वो कोवेलेंट जो है यहाँ पे इंक्रीज होता है, आयनिक भी कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज होता है। हाइड्रोलिसिस की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होगी तो आयनिक कैरेक्टर की जो हाइड्रोलिसिस की टेंडेंसी है वो यहाँ पे कम हो जाती है। सेंट्रल एटम मस्ट हैव पॉजिटिव चार्ज एंड वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। एल यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, ये पॉजिटिव चार्ज इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड 2 लोन पेयर है। AOL + HL में ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। देखो पानी आएगा लोन पेयर लेके लाएगा OH नेगेटिव। ठीक है, सेंट्रल एटम के जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसको दे देगा, उसके बाद क्या है हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो BCl3 है तो वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा BOH3 + 3HCl। ठीक है, CCl4 और
SF6 का कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता, दोनों के रीजन अलग है। CCl4 में क्या है कि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है भाई, वैकेंट ऑर्बिटल तो ये कंडीशन तो हमारी यहाँ पे थी ना कि सेंट्रल एटम मस्ट हैव पॉजिटिव चार्ज एंड वैकेंट ऑर्बिटल, तो अब यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो नहीं हो सकता हाइड्रोलिसिस। दूसरे का क्या रीजन है, वैकेंट ऑर्बिटल्स है, वैकेंट ऑर्बिटल तो है लेकिन स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण। स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होते हैं भाई, ऐसा मतलब आप चक्र मतलब ऐसा वो कह सकते हो, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग उसकी सराउंडिंग है कि OH जो है हाइड्रोक्साइड जो है वो अटैक ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ये रीजन है। नेक्स्ट बात करेंगे किसी केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15, 16 और 17 की बात करें। रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन H2 के साथ। रिएक्शन विद ऑक्सीजन बात करें ग्रुप 15 के केस में, बात करेंगे 16 के भी और 17 के भी। 15 के केस में बात करें तो क्या है, ये देता है, हमने पीछे अभी पढ़ा था, E2O3 E2O5, ठीक है, दो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और 5। NO एंड N2O क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ऑक्सीजन जो होता है N2 एंड P का वो क्या होता है, एसिडिक होता है। AS और SB का एम्फोटेरिक और BI का बेसिक। 16 में बात करें तो +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट सभी एसिडिक होते हैं। SO2 पॉजिटिव S+6 और TiO2 क्या देता है 2, ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। 4 to 6 हो गया, ये 4 to 2 हो गया, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो SO2 क्या है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, जबकि TeO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ग्रुप 17 की बात करें E+O2 में, ये ऑक्सीडाइज करता है। मोस्ट ऑफ द मतलब मोस्ट ऑफ जो इनके होते हैं ग्रुप 17 के, वो अनस्टेबल होते हैं। जैसे फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन में क्या होता है, O2, F2 एंड OF2 क्या है, दीज आर इसेंशियली फ्लोराइड होते हैं, ऑक्सीजन के स्ट्रॉन्ग फ्लोरेटिंग एजेंट होते हैं। इनका जो फ्लोरीन ज़्यादा जो है रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कारण, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है वो हमेशा बाद में लिखा जाता है, ठीक है। इज़ यूज टू रिकवर PU फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है उसमें इसको कहीं यूज़ किया जाता है। क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में भी रिएक्शन इसमें होती है, जो NCERT में दे रखी है। आयोडीन के केस में जो है ये कलरफुल सॉलिड होते हैं, सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। I2O5 क्या है, यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ CO। रिएक्शन विद हैलोजन अगर हम बात करें, रिएक्शन विद हैलोजन बात करें X2 के साथ, ग्रुप 15 में बात करें तो ये कुछ 3 और 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। EX5 क्या है, मोर कोवेलेंट होता है EX3 के कंपैरिजन में। NX5 कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि N क्या है, मैक्सिमम होता है, और इसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है मैक्सिमम होता है, यानी 4। ऑल EX3 आर कोवेलेंट एक्सेप्ट VIF3, ठीक है, ये आयनिक होता है। अमंगस्ट कहाँ गया, NX3 ओनली NF3 इनमें से स्टेबल होता है। ये सारे क्या है, एक्सप्लोसिव अनस्टेबल होते हैं। ग्रुप 16 की बात करें तो E+X2 ये क्या हमें +4 +6 +2 ये तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। अमंगस्ट EX6 ओनली जो EF6 है वो एग्जिस्ट करता है। ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें EX4 की बात करें, ये एग्जिस्ट करता है, ये क्यों नहीं करता, क्योंकि स्टीयरिंग हिंड्रेंस के कारण। EX4 की बात करें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, यानी सीसो काइंड ऑफ शेप मतलब इसका स्ट्रक्चर होता है। एग्जांपल है SF4। सम मोनोहैलाइड एग्जिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म में, जैसे S2Cl2 S2F2 Se2Cl2 एटसेट्रा। ग्रुप 17 में बात करें हैलोजन प्लस हैलोजन इंटर हैलोजन बनाते हैं, तो हैलोजन जो नॉर्मल हैलोजन है वो नॉन पोलर होते हैं, जिस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। इंटर हैलोजन की बात करूँ तो ये पोलर कंपाउंड होते हैं, जिनकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई होता है। रिएक्शन की बात करें हाइड्रोजन के साथ 15, 16, 17 तीनों ग्रुप की यहाँ लिख रखी है, तो ये H3 देते हैं, ये H2E ये He, तो ये NH3 ये H2O ये HF ये PH3 ASH3 सारे एग्जाम्पल है। SbH3 H2S H2Se H2Te HCl HBr HI। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है ये इनऑर्गेनिक का पी ब्लॉक यहाँ पे फिनिश हो गया है। इसमें जो कैरेक्टर दे रखे हैं सिंपल, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, डेंसिटी वगैरह, वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में मतलब वो बिल्कुल आपको ज़्यादा समझने वाली चीज़ें उसमें है नहीं, क्योंकि पी ब्लॉक वगैरह आप 11th में पढ़ के आए हो, वो टर्म आपको थोड़ी बहुत वहाँ से क्लियर होगी, वो याद रखने वाले पॉइंट्स हैं वहाँ पे मोस्ट ऑफ द। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा थोड़ा बहुत, या फिर आपके लिए नोट्स थोड़े हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।